नमस्कार, जेकेएलएस लाइव में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। एमपी के सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जी के मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन कर दिया। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी होगा। इसके निर्माण में करीब 100 करोड़ की लागत आएगी। यहाँ लोगों को संत रविदास जी के आदर्शों और शिक्षा को करीब से जानने का मौका मिलेगा। मंदिर के शिलान्यास के मौके पर पीएम ने कहा कि संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं साल डेढ़ साल बाद इसका लोकार्पण करने भी आऊंगा। मध्य प्रदेश की सरकार संत रविदास के विचारों और लोक परिमार्जन और मानवता की वारी को संरक्षित करने के उद्देश्य से सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर तैयार करने जा रही है, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री ने रखी। संत रविदास मंदिर 11.29 एकड़ जमीन पर 100 करोड़ की लागत से बनाया जाना है। इसके दीवारों पर संत रविदास के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी। पूरा प्रोजेक्ट नागर शैली में होगा। कला विथिका बनेगी। भक्त निवास के साथ कई अन्य चीजें भी बनेंगी। संत रविदास वे हैं जिन्होंने अपने शब्दों और काम के माध्यम से अनगिनत लोगों को सेवा भाव और करुणा भाव के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रविदास रैदासी पंथ की स्थापना भी की। संत रविदास ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित किया कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है, और ऐसे संत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके बताए मार्ग से सभी को जोड़ने के लिए सागर में सरकार उनका मंदिर तैयार करने जा रही है। देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है, और मैं काशी का सांसद हूं, और इसलिए ये मेरे लिए दोहरी खुशी का अवसर है। और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसा होगा संत रविदास मंदिर और संग्रहालय। संत रविदास मंदिर और संग्रहालय की स्थापना होगी, जिसमें उनकी वाणी, उनके कार्य, सामाजिक प्रदान, भक्ति आंदोलन और उसमें उनकी भूमिका जैसे विषयों को कलात्मक और आधुनिक तकनीक से दर्शाया जाएगा। पुस्तकालय 10,000 स्क्वायर फीट के पुस्तकालय में रविदास जी की शिक्षाओं को संग्रहित किया जाएगा। साथ ही अन्य महान गुरुओं और दार्शनिकों के विचार और वाणी को संभाला जाएगा। संगत सभाखंड, इसका आकार फूलों की पंखुड़ियों की तरह होगा। विशाल सभाखंड में संत रविदास जी की वाणी के साथ ही धार्मिक, आध्यात्मिक, व्याख्यान और कार्यशाला का आयोजन होता रहेगा। भक्त निवास 12,500 वर्ग फीट में निर्मित इस भक्त निवास में दुनिया भर से आने वाले भक्त, साधक, विद्वान और यात्रियों के रुकने का इंतजाम किया जाएगा। यहाँ 15 कमरे तैयार किए जाएंगे और साथ ही 50 व्यक्तियों के लिए छात्रावास की सुविधा होगी। अल्पाहार गृह, मुलाकात और यहाँ प्रवास करने वाले लोगों के लिए 15,000 वर्ग फीट में इसका निर्माण होगा। तंबू के आकार के डिजाइन वाले इस स्थान पर नाश्ते और भोजन की व्यवस्था होगी। कुल मिलाकर ये दिव्य और आध्यात्मिक स्थान पूरे विश्व की अलग अलग संस्कृतियों के साधकों का स्वागत करेगा और रहस्यवाद पद की गहरी समझ को और व्यापक बनाएगा। शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 सागर।
और इस बेहद खास मौके पर पीएम मोदी ने एमपी के सागर से समरसता का संदेश दिया। उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर देश के विकास की बात की। पीएम ने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में प्रयास देश को भूख और गरीबी से मुक्त करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। इकतालीस 100 करोड़ की सड़क और रेल परियोजनाएं, 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर और आध्यात्मिक केंद्र। पीएम मोदी ने शनिवार को सागर में देश का दिल खुशियों से भर दिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने मुगलों के कालखंड में कहा था, पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में, ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट्रभक्ति देखिए। रविदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत, रविदास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। यानी पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, उसके खिलाफ जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। पीएम ने कहा कि आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे। छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। आज आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के दौर में पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कहा जा रहा था कि 100 साल बाद इतनी आपदा आई है। मैंने कहा था कि किसी को भी खाली पेट सोने नहीं दूंगा। मैं भलीभांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। दोस्तों, मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है। मैं तो आपके ही परिवार का सदस्य हूं। आपका सुख दुख समझना मुझे किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती। इसलिए ही हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। पीएम मोदी ने कहा कि देश में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज को हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी। आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी, वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी। लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो। हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें।
पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं और अतीत से सीखें। उन्होंने कहा कि अभी तो संत रविदास के मंदिर का शिलान्यास किया है, लेकिन इसका लोकार्पण करने के लिए भी मैं आऊंगा। शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 सागर। पीएम मोदी ने शनिवार को क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज की इस बैठक से कुछ दिन पहले हरियाणा में स्थानीय स्वराज के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का मुझे मौका मिला था। पीएम ने कहा, आज आप सभी प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल में जुटे हैं। हकीकत तो यह है कि जब पार्टी के कार्यक्रम में आता हूं, कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, तो मुझे हमेशा एक नई प्रेरणा, एक नया उत्साह मिलता है। पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो। फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। और अगर मानो उसने चातुर्यपूर्वक फॉर्म भरने के लिए जगह पर पहुंच भी गया, तो फिर चुनाव लड़ने में अड़ंगे डालना, उनको घर घर जाने नहीं देना, प्रचार करने नहीं देना, धमकियां देना, और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को धमकाना ऐसा नहीं, वोटरों को भी भयभीत कर देना। और बीजेपी की जो समर्थक रिश्तेदार हैं, उनको भी जीना मुश्किल कर देना, घर से निकलने नहीं देना। और जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में थप्पेबाजी करना, ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है। सारे गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा करके भागना, और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना, काउंटिंग में से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठा करके बाहर ले जाना, बैठने नहीं देना। इतने जुल्म के बाद भी ये पश्चिम बंगाल की जनता है, उसका प्यार है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जीतते जा रहे हैं। और यहां खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए एनएच का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला एनएच 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए एनएच का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए।
माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। और ब्रेक के बाद JKLH लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। मॉनसून सत्र के दौरान संसद में लगातार हंगामे के बीच पारित 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी गई। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक, जन विश्वास विधेयक और दिल्ली सरकार विधेयक पर हस्ताक्षर किए। इनमें जो अब कानून बन गए हैं का विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया था। दिल्ली के राहुल गांधी फ्लाइंग किस विवाद पर बिहार में एक और विवादित मामला सामने आ गया। नीतू सिंह के बाद ये ताजा बयान बिहार के जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने दिया। उन्होंने राहुल गांधी की ओर फ्लाइंग किस देने की बात को गलत बताते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उम्र का ख्याल रखने की नसीहत दे डाली। इस उम्र दराज औरत को अब कौन फ्लाइंग किस करेगा? 50 साल से ऊपर की हो चुकी है। तो वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं। कहने को ये नेता हैं, सत्ताधारी दल के एमएलसी हैं, इनके नाम के साथ माननीय शब्द भी लगता है, लेकिन महिलाओं के प्रति इनकी बेशर्म सोच को देखिए कैसे जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस राहुल गांधी फ्लाइंग किस विवाद में स्मृति ईरानी पर कटाक्ष कर राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। इस उम्र दराज औरत को अब कौन फ्लाइंग किस करेगा? 50 साल से ऊपर की हो चुकी है। तो वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं। राहुल गांधी फ्लाइंग किस मामले में विवादित बयान देने वाले गुलाम गौस कोई पहले नेता नहीं है। इससे पहले भी बिहार से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने विवादित बयान दिया था। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे? ये सब आरोप निराधार है। हद तो ये कि जिन बयानों की निंदा की जानी चाहिए, महागठबंधन के नेता उसका बचाव करने में जुटे। स्मृति ईरानी जी देश के मंत्री हैं और उन्हें भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि राजनीतिक स्वच्छता बना रहे। बीजेपी एमएलसी नीरज कुमार बबलू ने गुलाम गौस के बयान की आलोचना की है। ये गुलाम गौस साहब जो बोल रहे हैं, इनका एक पैर कब्र में है, ये इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये पके आम की तरह है, कभी भी गिर सकते हैं। और देखते हैं दूसरे की उम्र को कि किनका क्या उम्र है। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के बाद जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने एक महिला के मान सम्मान को उनके उम्र से जोड़कर जिस ढंग का विवादित बयान दिया है, वो उनकी सोच को ही बताता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। इस सब के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना मणिपुर में कुछ भी हल नहीं कर पाएगी और 100 दिनों से अधिक समय से जारी हिंसा का समाधान दिल से आना चाहिए, गोलियों से नहीं। मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जिन्होंने सुझाव दिया था कि सेना संघर्ष ग्रसित पूर्वोत्तर राज्य में 2 दिनों में संघर्ष रोक सकती है, क्या सेना को नागरिकों पर गोली चलाने की सलाह दे रहे हैं? इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिजोरम संदर्भ को दोहराया। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं सालगिरह पर पंजाब की भगवंत मान सरकार पंजाब में 76 और मोहल्ला क्लिनिक्स खोलेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि 40 सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। राज्य में अभी 583 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, जिनमें 76 क्लिनिक्स का इजाफा होने जा रहा है और उसके बाद पंजाब में कुल मोहल्ला क्लिनिक की संख्या
659 तक जा पहुंचेगी। संसद सदस्यता निलंबित होने के बाद राघव चड्ढा ने अपनी ट्विटर बायो चेंज कर दी, जिसमें पहले अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने बायो में सांसद लिखा था, जिसे अब बदलकर सस्पेंडेड सांसद लिख दिया है। आप नेता राघव चड्ढा कल राज्यसभा से निलंबित किए गए थे। बता दें कि आप सांसद को शुक्रवार को विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट लंबित रहने तक नियमों के घोर उल्लंघन, कदाचार, अपमानजनक रवैये और अवमाननापूर्ण आचरण के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 21 पिस्टल बरामद किए, साथ ही एक इंटर स्टेट हथियारों के सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार इन हथियारों की सप्लाई दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर और एंटी सोशल एलिमेंट को होना थी और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से ये हथियार लाए गए थे। वहीं पकड़े गए आरोपी का नाम लाल सिंह बताया जा रहा है, जो कि एमपी के सागर का रहने वाला बताया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी एक पिस्टल को 7,000 रुपए में खरीदता था और 25 से 30,000 रुपए में बेच दिया करता था। पाकिस्तान में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच अनवारुल हक कक्कर को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुन लिया गया। इससे पहले निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विपक्ष के निवर्तमान नेता राजा रियाज के बीच घंटों मंथन चला और इसी के बाद अनवारुल हक के नाम पर सहमति बनी। सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने अब अपने फेसबुक पोस्ट पर सफाई दी है, जिसपे वो ये कह रहे हैं कि ना तो मैंने कभी मंत्री बनने की इच्छा जताई, ना ही नाराज हूं, ना ही अपनी इच्छा और नाराजगी जाहिर करने के लिए पोस्ट किया। लेकिन उनकी ये साफ सफाई तब सामने आई है जब उनकी पोस्ट पर बात बाप दादा तक जा पहुंची है और मंत्री चंद्र कुमार और बेटे नीरज भारती आमने सामने हैं। एक रिपोर्ट। मंत्री किसको बनना है मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है और हाई कमान के साथ मुख्यमंत्री जो है तय करते हैं, फैसला करते हैं कहाँ मंत्री बनने हैं, कहाँ नहीं बनने हैं, किसको बनाना है, किसकी जिम्मेवारी कहाँ लगानी है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें बैठ के होती हैं, वो हो जाएगी और मंत्री पद के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। जिस राजेंद्र राणा के फेसबुक पोस्ट से हिमाचल कांग्रेस में महाभारत की बात होने लगी, जिनके पोस्ट पर कमेंट से एमएलए सुधीर शर्मा पर भी सवाल खड़े होने लगे, जिन्हें नसीहत देते हुए मंत्री चंद्र कुमार उनके बाप दादा की बात करने लगे और खुद चंद्र कुमार के बेटे ही अपने पिता के खिलाफ उतर गए। अब वही राजेंद्र राणा ये कह रहे हैं कि मैं ना तो मंत्री बनना चाहता हूँ, ना ऐसी इच्छा जताई है और फेसबुक पर मेरे महाभारत प्रसंग वाले पोस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं मंत्री नहीं बनने से नाराज हूँ। ये भी कोई किसी मीडिया का विश्लेषण हो सकता है। मैंने तो आज भी कहा है कि आदमी कर्म से बड़ा बनता है। मैं मंत्री पद की किसी भी कोई इच्छा नहीं रख रहा हूँ। मुझे आज तक जो पार्टी ने आदेश करा, बाई इलेक्शन हुए, कारपोरेशन के इलेक्शन हुए, जहाँ जहाँ जिम्मेवारियाँ लगाई हम वहाँ गए। हमने तो कभी क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, मेरे मुंह से कभी भी कोई शब्द निकला हो कि मैं मंत्री बनना चाहता हूँ। अब जानिए कि सुजानपुर से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा के फेसबुक पोस्ट से लेकर इस सफाई तक कांग्रेस में क्या क्या हो गया। 9 अगस्त को राजेंद्र राणा ने फेसबुक पर अपने इस पोस्ट में लिखा, जो विवादों से दूर रहते हैं वही दिलों पर राज करते हैं, जो विवादों में उलझ जाते हैं वो अक्सर दिलों से भी उतर जाते हैं। महाभारत का प्रसंग देखिए, पांडवों ने सिर्फ 5 गांव ही तो मांगे थे और दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया था। एक जिद ने महाभारत रच दिया। सुकून भरी जिंदगी के लिए विवादों से दूरी है बहुत जरूरी। उनके पोस्ट के साथ ही ये चर्चा गर्म हो गई कि राजेंद्र राणा मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन सीएम सुक्खू उन्हें मंत्री नहीं बनाना चाहते, जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। वहीं उनके पोस्ट पर धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने जो कमेंट किया, उससे मामला और गंभीर हो गया। सुधीर शर्मा ने कमेंट में लिखा था, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। राजेंद्र राणा के फेसबुक पोस्ट पर सुधीर शर्मा के कमेंट से
मंत्री पद को लेकर उनकी नाराजगी जाहिर होने की बात भी कही जाने लगी। कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछे जाने लगे, जिस पर मंत्री चंद्र कुमार ने उन्हें उनके बाप दादा तक की बात करते हुए नसीहत दे डाली। मैं उस वक्त राजनीति में आया था जब तक ये पैदा भी नहीं हुए थे। मैं इनके बाप के साथ काम किया है, मैं इनके दादों के साथ काम किया है, लेकिन जिस श्लोक का उसने वर्णन किया उसको भी मैं बता देता हूँ। वक्त बहुत बलवान है, नहीं बलवान इंसान। वक्त बहुत बलवान है, नहीं बलवान इंसान। हीरे लूटी गोपियां वही अर्जुन को ही बान। इसके बाद चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती ने ही अपने पिता के खिलाफ फेसबुक पर मोर्चा खोल दिया। नीरज भारती ने लिखा, चौधरी चंद्र कुमार जी, अपनी ही कांग्रेस पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों पर तंज कसने से अच्छा है कि आप अपने जिले पर ध्यान दें। आप सरकार में हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के एकमात्र मंत्री हैं, इसलिए अपनी पार्टी के चुने हुए विधायकों पर टिप्पणी करने के बजाय इस जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो आज से 8 महीने पहले भी वहीं थे और आज भी वहीं हैं। जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बारे में सोचें, जिन्हें ये अधिकारी मुंह नहीं लगा रहे हैं। उस विधायक पर भी नजर रखें, जो आपका और मुख्यमंत्री सुक्खू जी का खास होने का ढोंग रचकर इन अधिकारियों और कर्मचारियों से साठ गांठ बना के बैठा है। बेटे ने पिता को ज्ञान दिया तो मंत्री चंद्र कुमार ने अपने बेटे को ही कसूरवार बता डाला। सर बात करेंगे फिर आप समझाएंगे थोड़ा कि चलो गिले शिकवे ना बस ये बेटे का कसूर है। जब बाप का जूता बेटे को आना शुरू करे तो उसको ज्यादा एडवाइस नहीं करती। मगर जिस राजेंद्र राणा के पोस्ट पर कांग्रेस से लेकर मंत्री चंद्र कुमार तक के घर की लड़ाई सामने आ गई, अब वही राजेंद्र राणा कह रहे हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जसबीर कुमार, न्यूज़ 18 हमीरपुर। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित